हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैसे ये काम करती है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान इससे हो सकते हैं, समझेंगे सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब हुआ जनरली जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, उसके बीच में फास्ट करते हैं, फिर फूड कंज्यूम करते हैं, तो इस प्रोटोकॉल को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो हम जब फूड कंज्यूम करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो लीवर और मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं ऐसे में क्या होता है, वो एनर्जी यूज हो जाती है। इसके बाद जब ग्लाइकोजन का यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं उसके बाद नंबर आता है फैट का। फैट ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड में और फिर हमारी बॉडी फैट को एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेती है। अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में समझ लिया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और कैसे ये काम करती है। अब समझते हैं ये कितने तरीके से काम करती है या फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसके प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले समझते हैं ओमेट को, जिसको बोलते हैं 1 मील अ डे, मतलब कि पूरे दिन में हम सिर्फ 1 मील कंज्यूम करते हैं। और कैसे करते हैं, पूरे दिन हमें फास्टिंग करनी होती है और शाम को हम वर्कआउट करेंगे और 1 मील कंज्यूम कर लेंगे। उसके बाद फिर उसी टाइम पर पूरी रात पूरे दिन फास्टिंग चलेगी और फिर हम शाम को 1 मील कंज्यूम कर लेंगे। ये पहला तरीका हुआ। इससे साफ समझ आ रहा है कि जब हम 1 मील कंज्यूम करेंगे तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से वेट रिड्यूस होता है। और इसमें दूसरा मेथड है 5:2 मेथड, मतलब कि 5 दिन हमें फूड कंज्यूम करना और हफ्ते में 2 दिन होंगे जब हमें फास्टिंग करनी होगी। तो इससे भी क्या होगा, ओवरऑल कैलोरिक डेफिसिट बनेगी। इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो सिंपल है कि जैसे मंडे और ट्यूसडे को हमने फीडिंग लिया, मतलब कि खाना खाया और फिर हमने 1 दिन का फास्टिंग कर लिया, फिर 3 दिन तक हमने फूड कंज्यूम किया और 1 दिन का फास्ट कर लिया। तो इस तरह से भी हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगला मेथड आता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का। इसमें क्या होता है कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन हमें खाना खाना होता है। 1 दिन फास्ट करेंगे, फिर 1 दिन फूड कंज्यूम करेंगे, फिर 1 दिन फास्ट करेंगे। इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये तीसरा मेथड हो गया। और अब बात सबसे फेमस डेली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग विंडो की, जिसमें क्या होता है, विंडोज होती हैं, जैसे कि 16:8, मतलब कि 16 घंटे तक फास्ट रखेंगे, फिर 8 घंटे हम फूड कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे ही 18:6, मतलब कि 18 घंटे फास्ट हो जाएगा और 6 घंटे हम फीडिंग रखेंगे। या फिर 23:1, मतलब कि 23 आवर्स तक हम फास्टिंग करेंगे और 1 घंटे हम फीडिंग करेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि 16:8 हमने विंडो चूज़ किया, इसमें क्या होगा कि हम रात में फूड कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम 16 आवर्स तक कुछ नहीं खाएंगे। उसके बीच में हम पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं या फिर टी ले सकते हैं जिसमें कि मिल्क शुगर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 0 कैलोरीज जो ड्रिंक होते हैं वो हम ले सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जब 16 घंटे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हमारा फीडिंग विंडो शुरू होगा। तो जो भी आपका कैलोरिक ब्रेकडाउन है उन 8 घंटे में आपको ख़त्म करना होगा। अभी तक हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में समझा, क्या क्या मेथड्स इसमें यूज किए जाते हैं जनरली, और इसके बाद अब समझते हैं कि इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उसके सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहला तो आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी होगी। नंबर 2, हाइड्रेटेड रखना होगा खुद को। नंबर 3, एक्सरसाइज करनी होगी। और नंबर 4, आपको एक कैलोरीज का कैलकुलेशन बना कर रखना होगा। अगर आप उन 8 घंटों में भी बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर जाएंगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स जो होते हैं मैक्सिमम वो कैलोरिक डेफिसिट बनने की वजह से होते हैं। उन बेनिफिट्स में आपकी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं उनका खतरा कम होता है। डायबिटीज़ टाइप 2 में भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा भी मोटापा और मोटापे से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा आपका जो ओवरऑल वेट मैनेजमेंट है उसमें भी काफ़ी असरदार होती है। और इन सब बातों के अलावा भी अगर आपका एक शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है और आपको डिसिप्लिन बनाने में हेल्प कर सकती है। अब समझते हैं किन लोगों को ये डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को ये फॉलो नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 पर जिनको मेडिकल कंडीशन है, खासतौर से डायबिटीज़ टाइप 1 या फिर जो लोग डायबिटीज़ टाइप 2 की ड्रग्स पर हैं, उनको भी ये फॉलो नहीं करनी चाहिए, या फिर फॉलो करना है तो डॉक्टर की सलाह से फॉलो करना है। और साथ में जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं या फिर एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। और बात अगर इसकी इफेक्टिवनेस की करें तो यह बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है उन लोगों के लिए जो फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिनमें डिसिप्लिन नहीं है या फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं।
और लास्ट में अगर मेरी एडवाइस की बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि यह एक अच्छा मेथड है उन सभी लोगों के लिए जो फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फैट लॉस फेज़ में हैं। क्योंकि जब आपके पास कम विंडो होगी, कम टाइम होगा खाने के लिए, तो आपकी जो कैलोरिक डेफिसिट है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो अगर आपके शेड्यूल में ये चीज़ फिट हो रही है तो आप बिल्कुल ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।